वेलकम फ्रेंड्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जी हाँ, कल हमने क्लास अपलोड करी थी और आपसे वादा किया था जीव विज्ञान से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और उसी क्रम में आज हम लोग के आए हैं क्लास नंबर 5। मॉर्निंग में हम लोगों ने आज आपका हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी का वीडियो अपलोड किया था। इंडियन पॉलिटी हमारी समाप्त हो चुकी है एमसीक्यू के जरिए, और अब हम इसको जीव विज्ञान को भी एक सिरे से ख़त्म समाप्त कर कर हम जो साइंस और टेक वर्क की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आज जो जैव प्रौद्योगिकी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले हम आनुवंशिकी और जैव विकास को देखेंगे, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा पादप कार्य की। फिर आगे आगे हम साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन सी व्याधि मतलब कौन सा रोग आनुवंशिक है? ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आ रखा है। जो हीमोफीलिया नामक रोग है ये आनुवंशिक रोग होता है। ठीक है, हीमोफीलिया में क्या होता है, आरबीसी में पाया जाने वाला एचबी जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है वो प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका पहला का ए क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ओके। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि देखिए, जो आज जो प्रदर्शन हुआ और जो छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ वो एक घटना बहुत ही निंदनीय है। ठीक है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो गलत है। सरकार को इसका जो हमारे युवा हैं जो खड़े होकर लड़ रहे हैं उनके मतलब खिलाफ इस प्रकार की एक्शन तो शायद नहीं लेना चाहिए। कम से कम एक ही कोई शिष्टमंडल उनसे बातचीत करने के लिए वहाँ पर होता, जो उनकी समस्या को सुनता, या मतलब आपके कह सकते शांतिपूर्वक चीज़ को निपटाया जा सकता था। लेकिन ये घटना बहुत ही दुखद है। ठीक है, अब 12 फरवरी का एग्ज़ाम होता है नहीं होता है, परंतु जो मांग है सीबीआई की मांग वो बिल्कुल जायज़ मांग है। उसमें हर छात्र के साथ हम लोग साथ हैं। तो जो भी आज की घटना थी उसके सारा दिन मतलब बहुत ही अच्छा नहीं रहा आज का दिन। और अब मैं रात को वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो देखिए आगे क्या हो सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट है, उम्मीद अच्छे की करते हैं और सबके साथ अच्छा हो, सबके भविष्य अच्छा हो। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आनुवंशिकी में निम्न में से कौन प्रभावी है? ठीक है, आनुवंशिकी में निम्न में से कौन सा प्रभावी है? तो ये जो आपका अधिरक्त स्राव होता है ना, अधिरक्त स्राव, ये आनुवंशिकी में सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम को समझने के लिए आपको आवश्यक रूप से समझना होगा। ठीक है, वंशानुक्रम को समझने के लिए किस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा समझना होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। समानता का नियम, प्रतिगमन का नियम, भिन्नता का नियम, ये सभी उपयुक्त सभी हो जाएंगे वंशानुक्रम को समझने के लिए। ठीक है, ओके। जैसे आपने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत सुना होगा, ये सब चीज़ें उसमें आता है। ठीक है, ओके। डार्विनवाद का सिद्धांत पढ़ा होगा। ठीक है, आनुवंशिक गुणों का वास्तविक संवाहक क्या है? जो आनुवंशिक गुण है, एक से पिता से पुत्र, पुत्र से पुत्र में जाने का वास्तविक संग्रह क्या है? वो आपका ये होता है गुणसूत्र। ठीक है, जिनको आप क्रोमोसोम भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टीकाकरण की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी या टीकाकरण किसने शुरू किया था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर द्वारा सर्वप्रथम टीकाकरण या वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी व्याधि आनुवंशिक है? क्वेश्चन आ रखा है हीमोफीलिया, पहला क्वेश्चन यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव के क्लोन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, क्लोन में माता पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। जरूरी नहीं कि क्लोन में माता पिता के दोनों लक्षण पाए जाएं। एक समान जुड़वा बच्चे एक ही जीव के क्लोन होते जरूरी नहीं है। एक जीव के दो क्लोन एक समान नहीं होते, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। ठीक है, तो जो आपका जो क्रोमोसोम होते हैं ना, इसके द्वारा लेके जाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर ही क्यों किए? जो आपने सुना होगा मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाए? क्या मेंडल में दो क्रोमोसोम होते हैं, प्राकृतिक रूप से परागण होता है, सुलभता के कारण प्राकृतिक परागण होता है। सबसे सटीक जो इसका आंसर है वो है मटर के पौधे की सुलभता के कारण। ठीक है, आनुवंशिकता के जनक के रूप में कौन विख्यात हैं? आप सब जानते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ठीक है, किस पर आधारित है? तो ये आपका आधारित हो जाएगा लैंगिक जनन पर, ये आधारित हो जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी अथवा बीमारियां एक उत्परिवर्ती जीन के कारण होती है? ठीक है, तो जो उत्परिवर्ती जीन के कारण होती हैं ये सारी बीमारियां, जो हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये भी इसी का रूप है, थैलीसीमिया, तो ये सारी बीमारियां जो होती हैं ये उत्परिवर्ती जीन के कारण होती हैं। ठीक है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्रोमोसोम की संरचना में कौन भाग लेते हैं? ठीक है, जो आपका गुणसूत्र होता है उसकी संरचना किस किस से बनी होती है? ठीक है, तो गुणसूत्र की संरचना डीएनए और प्रोटीन के द्वारा बनी होती है। ठीक है, चलिए ओके। अगला क्वेश्चन है, जैव विकास में उत्परिवर्तनों का महत्व क्या है? ठीक है, तो जैव विकास में उत्परिवर्तन बात आपने सुना होगा। ठीक है, उसका क्या महत्व है? ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आनुवंशिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा इसका महत्व आनुवंशिक विभिन्नताओं से हो जाएगा। डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी इनमें से किसकी व्याख्या की कमी थी? ठीक है, डार्विनवाद की जो कमजोरी थी, डार्विनवाद ने आपका सिद्धांत दिया था, आपको पता है। ठीक है, तो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था, तो उसमें क्या था कि सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? ठीक है, तो विभिन्नताओं को वो मतलब आपको पूरी तरह समायोजित करने में असफल रहे थे। ठीक है, तो इसका कमजोरी विभिन्नताएं हो जाएगा। देखिए, आपको पता है कि क्लोन संबंधित क्वेश्चन है। पहला क्लोन वाला तो डॉली भेड़ थी, तो ये पूछा गया एनडीआरआई करनाल हरियाणा के वैज्ञानिकों ने निम्न में से किस एक जानवर का दूसरा क्लोन विकसित किया है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा भैंस, इसका सही उत्तर हो जाएगा भैंस। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये डार्विन ने प्रतिपादित नहीं किया था, ये किया था आपका डी ब्रिज ने। ठीक है, डी ब्रिज द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कृत्रिम जीन का प्रयोगशाला में संश्लेषण किसने किया था? ठीक है, कृत्रिम जीन का। ठीक है, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले कृत्रिम जीन या प्रयोगशाला में सबसे पहले कृत्रिम जीन को बनाया था। ओके, एक जीन एक एंजाइम के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो बीडल और टैटम जो थे, ये एक जीन एक एंजाइम के प्रतिपादक थे। ओके, अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिक एवं विकासीय परिवर्तनों की संभावना उन जीव जातियों में अधिक होती है जिनमें प्रजनन होता है। किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो बर्डिंग, आनुवंशिक, लैंगिक, तो इनमें जो द्विविभाजन द्वारा प्रजनन होता है उनमें आनुवंशिक और विकासीय परिवर्तन की संभावना सबसे अधिक होती है। ओके, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांध, जिस व्यक्ति में कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है वो किन रंगों में भेद नहीं कर सकता? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, आप जो आर्मी का टेस्ट वगैरह देने जाते होंगे तो आपसे ये जो आपका टेस्ट ये चेक करा जाते हैं, आपके आइस टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस चेक किया था, उसमें लाल और हरे रंग का मिश्रण होता है। ठीक है, तो वो जो वर्णांध व्यक्ति होता है लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल और हरे रंग में। ओके, अब है कुछ क्वेश्चन पादप कार्यकी से। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी से। तो पहला क्वेश्चन है, फल पकाने में किस हार्मोन का प्रयोग होता है? ठीक है, तो जो फल पकाने में पता होगा आपने, एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है, जो कार्बाइड होता है उससे एसिटिलीन गैस निकलती है, तो ये आपका एथेनाइल ग्रुप का ही सदस्य है। ठीक है, सूरजमुखी के पौधों में क्या होता है? ठीक है, तो आप सब जानते हैं सूरजमुखी के पौधों से, सूरजमुखी के पौधों के बीजों में क्या निकलता है? तेल निकलता है, तो इसका सही उत्तर तेल हो जाएगा, ऑयल होता है। इलायोप्लास्ट, ठीक है, इलायोप्लास्ट किस चीज़ का संग्रहण करते हैं? ठीक है, तो इलायोप्लास्ट जो होता है वो आपका वसा का संग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा ऋतु में लकड़ी से बने दरवाजे के फूलने का क्या कारण है? बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो लकड़ी क्यों फूलती है? तो इसका सबसे बड़ा जो मेन कारण हो जाएगा वह अंतःशोषण, जो आपका वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प है उसका अंतःशोषण करने की वजह से ये लकड़ी फूल जाती है। देखिए, क्वेश्चन ज़्यादा है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, समय कम है, और आज जो घटना हुई है उससे थोड़ा सा भी आज व्यथित हूँ मैं। ठीक है, तो आपको आंसर बताते हुए निकल रहा हूँ। ठीक है, तो उसको आप समझने का प्रयास करिएगा। पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की जो प्रक्रिया है वो आपका कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है,
वाष्प का उत्सर्जन करना ही ये आपकी जल प्रदान की प्रक्रिया कहलाती है। अल्फांसो आप जानते हैं एक किस चीज़ की प्रजाति है? तो आम, अल्फांसो आम होता है, बहुत ही शानदार मीठा आम होता है अल्फांसो। ओके, अगला क्वेश्चन है, पौधों की जड़ों के माध्यम से पानी लेने का कारण क्या है? ठीक है, पौधों की जड़ों के माध्यम से पानी लेने का कारण वो आपका कैपिलरी प्रभाव होता है। ठीक है, ओके, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं केशिकत्व, केशिकत्व। ठीक है, चलिए, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में क्या सत्य है? तो ये जो आपका हो जाएगा, ये इसमें आपका कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें आपको समझना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल दोनों का अपचयन होता है। अपचयन देखिए, आपको सब पता है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अपचयन मतलब उसका पाचन करना, आप मतलब देसी लैंग्वेज बोल सकते हो, तो आपको याद करने के लिए है। ठीक है, अपचयन का तात्पर्य कुछ और होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अपचयन मतलब उसको पाचन करते हैं, पचाना, ये मान के चलो। तो इसको कार्बन को पचा लेते हैं और जल को ऑक्सीकरण करके इसका अवशोषित करके उसको ऑक्सीकरण कर देते हैं। ठीक है, ओके, ये भी हो गया, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बीज का विकास किस में होता है? तो बीज का विकास जो होता है वो ना तो भ्रूणपोष में होता है, ना अंड कोशिका में होता है, ना अंडक में होता है, बीजांड से होता है बीज का विकास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पादप उत्तकों के जोड़े में से कौन विकल्प दारू व पोषवाह फ्लोएम दोनों में पाया जाता है? ये दारू वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, ये दारू क्या होता है? ये पादपों के ऊतक होते हैं, दो प्रकार के ऊतक होते हैं। ये दारू जो होता है निर्जीव ऊतक होता है। ठीक है, निर्जीव, इसे भी फ्लोएम भी कहा जाता है। और पोषवाह एक तरह का आपका क्या कहते हैं, सजीव ऊतक होता है। ठीक है, लेकिन दोनों में समानता ये होती है कि दोनों में ही वाहिकाएं और चलनी नलिकाएं पाई जाती हैं। छोटे 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 ये चलनी नलिकाएं ऐसे इनमें पाई जाती है। ये ऊतक इस प्रकार के होते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, हार्मोन्स का वह वर्ग जो पादकों में कोशिका विभाजन को सक्रिय करता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साइटोकाइनेंस। ठीक है, साइटोकाइनेंस ही हार्मोन्स का वह वर्ग है जो पादकों में कोशिका विभाजन को सक्रिय करता है। अगला क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, दलहनी फसलों द्वारा नेत्रजन नाइट्रोजन स्तरीकरण के लिए क्या उत्तरदायी है? ठीक है, तो इसके लिए जो आपका हो जाएगा राइजोबियम होता है, वो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्तरीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। निम्न पोषक तत्वों में से कौन सा पौधों द्वारा सबसे कम मात्रा में लिया जाता है? जैसे आपको पता है एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, इनमें जो सबसे कम मात्रा में लिया जाता है, इसकी भी जरूरत पड़ती है, कैल्शियम की जरूरत भी पड़ती है। ठीक है, पोटेशियम की पड़ती, गंधक की पड़ती, जस्ता सबसे कम मात्रा में लिया जाता है। निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक बहुत अच्छा उर्वरक होता है। देखो एजोला क्या होता है, एक फर्न होता है। ठीक है, पानी में इस तरीके से हरी 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 छोटी 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 घास सी बन जाती है। ठीक है, बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, हरे रंग की होती है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा उर्वरक होता है। अगर इसको नील हरित शैवाल के साथ मिला दिया जाए तो एक बहुत अच्छा जैविक उर्वरक बन जाता है। ओके, प्याज के लाल रंग होने का क्या कारण है? ठीक है, तो ये लोहे की उपस्थिति तो बिल्कुल नहीं हो जाएगा, इसका जो होगा एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण प्याज का रंग लाल होता है। ठीक है, तो ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, टिक्का बीमारी किस फसल से संबंधित है? बहुत कॉमन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, हम गलत करके आ जाते हैं। टिक्का जो बीमारी होती है वो मूंगफली फसल से संबंधित हो जाती है। मूंगफली के अंदर जो दाने होते हैं उनका काला पड़ जाना, ठीक है, वो टिक्का बीमारी का लक्षण है। ठीक है, तो ये थे आज के सेशन। कल हम चलेंगे जैव प्रौद्योगिकी के अगले चरण में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को देखेंगे। ठीक है, और उसको जैव प्रौद्योगिकी नेक्स्ट चरण में बढ़ेंगे और धीरे धीरे नैनो टेक्नोलॉजी और अन्य चरणों को करते हुए हम लोग धीरे 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 ये विज्ञान का जो आपका चैप्टर है और कंप्यूटर के भी हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहिए और आप बने रहिए स्टडी एड उत्तराखंड के साथ में। ठीक है, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। ठीक है, और जो आपका अधिकार है उसके लिए आप लड़ना बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, और अपने अधिकार और गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाना कहीं से भी गलत नहीं होता है। आप बिल्कुल आवाज़ उठाइए और अपने अधिकारों का संरक्षण आपका खुद का मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपनी स्टडी भी साथ में जारी रखिए, स्टडी पे आप बिल्कुल भी हैम्पर मत होने दीजिए। ठीक है, तो बने रहिए स्टडी उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।